Well, hello everyone. I hope you guys are good. एंड यस कुछ दिन हो गए, 2-4 दिन का ब्रेक हो गया और उसके बाद फाइनली आई एम हेयर। आज की जो वीडियो है उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कस करने वाला हूँ। नेपाल का T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, क्या वाकई नेपाल रेडी भी है। और वो बहुत लोग जो सोच रहे हैं कि यार इस बार तो इंडिया में वर्ल्ड कप है तो नेपाल तो खैर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर देगा, उनके लिए ये थोड़ा सा बबल ब्रस्टर जैसा होगा। क्योंकि जो पिछली बार नेपाल ने T20 वर्ल्ड कप खेला था उस कंडीशन से ज्यादा चैलेंजिंग ये कंडीशन होगी नेपाल के लिए और यहां परफॉर्म करना ज्यादा मुश्किल होगा। वो क्यों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट यस कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ फायदे भी नेपाल को मिलने वाले हैं जब वो वानखेड़े में खेल रहे होंगे, तो उस बारे में बात करेंगे। बट छोटा सा आपको लाइफ अपडेट दे देता हूं। सो नेपाल से जिस दिन मैं आया, आई वाज लाइक यार इट वाज अ गुड टूर, मजा आया, अच्छे से काम वाम भी किया, लोगों से मिले। एक दिन जाकर के थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। सो रिलैक्स करने हम चले गए मसूरी, और जब मसूरी से वापस आ रहे थे तो पहाड़ पर हमारा एक्सीडेंट हो गया स्कूटी से। क्योंकि ऐसा होता है मसूरी पे आपको काफी ऊपर जाना होता है तो आप अपनी गाड़ी रख देते हो और स्कूटी रेंट पर लेते हो। हमने स्कूटी रेंट पर ली, उससे ऊपर गए, एंजॉय किया, सनसेट वनसेट देखा, बढ़िया खाया पिया। वापस जब आने लगे तो हमारी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया और मैं ऐसे उड़ता हुआ जाकर के नीचे गिरा। अच्छी बात ये थी कि जिस रोड से हम ऐसे गुजर रहे थे उसके लेफ्ट साइड में खाई थी, उधर हम नहीं गिरे। बिकॉज खाई का मतलब आप हजारों फीट नीचे जाते हो एंड कहानी खत्म हो जाती है। अच्छी बात ये थी हम राइट साइड गिरे, वहां पर पत्थर उत्थर पड़े थे और पत्थर पर जाकर के मैं गिरता हूँ। थैंकफुली मैं अपने फ्रेंड के ऊपर गिरा, सो मेरा फेस जो था वो उसकी पीठ पर लगता है, मेरा घुटना माई नी वो जाकर के पत्थर पर लगती है और मेरे नी की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। ऐसी खराब हो जाती है कि मुझे 2-3 दिन 4 दिन लग गए रिकवर होने में। उसमें इंजेक्शन लगे, ब्लड निकाला गया, खैर वो उस पूरे प्रोसेस से मैं गया। अब जाकर के फाइनली आई एम हेयर ऑन दिस चेयर। आज मैंने चलना भी शुरू कर दिया, आई एम वॉकिंग। यस थोड़ा सा लंगड़ा रहा हूं बट आई एम वॉकिंग, थैंकफुली एवरीथिंग इज बेटर देन व्हाट इट वाज 3 days बैक। इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था एंड थैंकफुली फ्रैक्चर नहीं हुआ, वरना पता नहीं और लंबा ब्रेक हो जाता। खैर, सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज वीडियो। ये छोटा सा अपडेट था सो दैट आपको पता चले कि मैं पिछले 3-4 दिन से वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा था। ओके, सो अब बात करते हैं हम वानखेड़े की, अब बात करते हैं हम 2026 वर्ल्ड कप। देखो सब लोग बात कर रहे हैं कि यार नेपाल का स्क्वाड कैसा होगा, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर इंक्विजिटिव कि यार कैसा स्क्वाड होगा, क्या बेस्ट स्क्वाड होगा। अभी अभी एनपीएल खत्म हुआ है, बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने एनपीएल में काफी अच्छा परफॉर्म किया। विनोद भंडारी की तरफ लोग देख रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं अविनाश बोहरा को वापस आना चाहिए, और बहुत सारे अलग, शेरमला की तरफ लोग देख रहे हैं, तो बहुत सारे प्लेयर्स की तरफ लोग देख रहे हैं। बट आपको इन प्लेयर्स की तरफ देखने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि यार क्या इन प्लेयर्स का काम है इस टाइम पर। क्या अगर आप इन प्लेयर्स को पिक करते हो तो वानखेड़े के पिच पर इनसे कोई टीम को फायदा होगा, बिकॉज इवेंचुअली टीम को फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको दो चीज सिर्फ बताऊंगा, आपके सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। पहली चीज, अगर आप बैटिंग कर रहे हो, एज अ बैट्समैन आपको क्या ध्यान में रखना है, और दूसरी चीज एज अ बॉलर आपको क्या ध्यान में रखना है। ये दो चीज अगर आप समझ गए, आप मुझे खुद अपनी बेस्ट 15, इनफैक्ट इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि आप मुझे, मैं जो कंडीशंस बताने वाला हूं उसके हिसाब से बेस्ट 15 नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। ठीक है, सबसे पहली चीज टॉस, एक छोटा सा फैक्टर है जो आपको बता दूं कि अगर आप वानखेड़े में खेल रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम जो टीम होती है वो प्रेफर ये करती है कि वो बाद में बैटिंग करे, बिकॉज आपको ड्यू फैक्टर मिलता है। और अगर आपको ड्यू फैक्टर मिला, अगर आपको उस टाइम पर ड्यू फैक्टर मिला तो सिंपल सी कहानी है, आप नहीं चाहोगे कि आप ड्यू में बॉलिंग कर रहे हो, बिकॉज ड्यू में बॉलिंग करने का मतलब है बॉल गीली होगी और वहां पर आपसे बॉलिंग नहीं हो पाएगी, बिकॉज बॉल हाथ में ग्रिप ही नहीं होगी। ठीक है, तो हम आते हैं बैटिंग और बॉलिंग को लेकर। ठीक है, सो सबसे पहले अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो बैटिंग करने में पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है कि ऑपोजिशन शुरू के 6 ओवर्स में स्पिनर्स को यूज नहीं करेगा। वानखेड़े वो जगह है जहां पर आप प्रेफर करते हो पेसर्स, क्योंकि वो ऐसी पिच है जो बाउंसी है, जहां पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलती नहीं है स्पिनर्स को, तो आप स्पिनर्स को पहले 6 ओवर में नहीं देखते हो। सो जो भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा होगा, चाहे वो कुशल पटेल को आप पिक करो, चाहे आप विनोद को पिक करो, चाहे आप आसिफ को पिक करो, चाहे आप अनिल को पिक करो, आपके हिसाब से जो भी बेस्ट होगा, आपको दिमाग में बस ये रखना है, यू नीड अ प्लेयर जो शुरू के 6 ओवर में हार्ड हिटिंग कर सके। मैं जब मुल्पानी में था तो आई सॉ कुशल बुटेल आकर के प्रैक्टिस कर रहे थे एंड ही वाज प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ हार्ड हिटिंग शॉट। शुरू के 6 ओवर में अगर आप बैटिंग कर रहे हो, आपको दो ही चीज का ध्यान रखना है, आपको विकेट्स बचानी है, दूसरा आपको शुरू के 6 ओवर्स में 55 to 60 रन बोर्ड पर लगा देना है। अगर आपने 55 to 60 रन बोर्ड पर लगा दिया मतलब आपका पावर प्ले सक्सेसफुल पावर प्ले हुआ। अगर आप टिपिकल नेपाल वाले अंदाज में 6 ओवर में 35-40 रन लगाते हो, मतलब आपका पावर प्ले जो, मतलब आपका ऑपोजिशन शुरू का 6 ओवर जीत चुका है।
पहली चीज आप मुझे बताओ कौन से वो प्लेयर्स बेहतर होंगे शुरू के 6 ओवर्स में, मतलब टॉप ऑर्डर में आप किसको खिलाओगे जो शुरू में थोड़े से रन अच्छे से लगा सकें, जो शुरू में 6 ओवर में 55 to 60 रन बोर्ड पर लगा सकें और विकेट भी थोड़ी रोक सके, एक आध विकेट फॉल हो तो ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो ये, लास्ट के 5 ओवर्स में आपको एटलीस्ट 50 to 60 रन, 50 रन तो एटलीस्ट आपको चाहिए। सो यू नीड समवन जो लास्ट में आकर के अटैकिंग बल्लेबाजी करे। सो आपको अब ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई क्या आपको बशीर की वहां पर जरूरत है, क्या आपको आदिल की वहां पर जरूरत है, दीपेंद्र सिंह आयरी के साथ और कौन से प्लेयर होंगे जो टीम में हो जो लास्ट में उनको हेल्प कर सकते हैं। सो ये सोच करके आप अपनी प्लेइंग बनाना, क्योंकि आप, और एक और चीज, जो फास्ट बॉलर को अच्छा खेल सके, आपको वो प्लेयर्स पिक करने हैं जो फास्ट बॉलर को अच्छा खेल सकें, बिकॉज ऑपोजिशन के पास ज्यादा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन होंगे, वो स्पिनर्स को कम यूज करने वाले हैं। बीच में आप दो तीन स्पिनर, अगर आपको दो स्पिनर अगर आप देखते भी हो तो आप मिडिल ओवर्स में देखोगे, और वो भी सिर्फ फ्लोटर की तरह, वो भी सिर्फ आपको फिलर की तरह कि चलो ठीक है, आप लेट्स से कि आप एक मीडियम पेसर को यूज कर रहे हो तो उसके साथ में आपने स्पिनर से 2 ओवर बीच में करवा लिए, फिर 1-2 ओवर रुक के फिर आपने 2 ओवर स्पिनर से करवा लिए। सो इस तरह से हो सकता है कि आप 2 स्पिनर और 3 पेसर, मेजॉरिटी केसेस में आप कुछ इस तरह का ही अटैक मुंबई के वानखेड़े में देखने वाले हो। देखो नेपाल के लिए फायदा क्या है, नेपाल के लिए फायदा ये है कि नेपाल एक ही वेन्यू पर सारे मैच खेलना है। सो आपको दो चैलेंजिंग आपको कंडीशन तो मिलने वाली है, जैसे जैसे आप क्रिकेट में आगे बढ़ोगे, आप इंडिया में खेलोगे, आप दूसरी कंट्री में खेलोगे, हर जगह जहां जहां आप जाओगे वहां अलग कंडीशन होगी, और आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो बड़ी मुश्किल है, यहाँ तो हम नहीं खेल सकते, बिकॉज वही तो आपको बड़ा बनाएगा। आपको अगर हर बार फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी देन आप कहां से ऊपर निकलोगे। सो ये कंडीशन आपको मिलनी जरूरी है। सो इसके लिए आपको वैसे बैटर्स पिक करने पड़ेंगे जो फास्ट बॉलिंग अच्छी खेलता हो और जो थोड़ी स्विंग को खेलता हो, बिकॉज शुरू के ओवर्स में आपको वहां पर बाउंस के साथ साथ स्विंग भी देखने को मिलेगी, शुरू नॉट टिल एंड, बट ये शुरू में आपको बाउंस के साथ साथ स्विंग भी देखने को मिलेगी, और वहां पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैट्समैन जो अच्छी स्पीड को खेल लेता हो, जो बॉल की स्विंग वाली कंडीशन को खेल लेता हो, जो बाउंसी पिच को अच्छे से खेलता हो। सो ये वो चीजें हैं। अब आप मुझे बता देना कि आपके हिसाब से टॉप ऑर्डर में कौन से वो बैटर्स होंगे जो पावर प्ले में इन बॉल को खेल करके रन स्कोर कर सकते हैं, और लास्ट में आकर के जो डेथ ओवर में अच्छी हार्ड हिटिंग कर सकते हैं, वो सोच करके आपको अपने बैट्समैन पिक करने। अब आते हैं बॉलिंग की तरफ। बॉलिंग की तरफ में अगर आपको समझना है देन अगेन सेम थिंग, आपको वैसे बॉलर्स पिक करने हैं जिनकी स्पीड हो और जो थोड़ा स्विंग क्रिएट कर सकें। अब आप मुझे बताओ, आप सोमपाल कामी को लेकर जाओगे, आप करण केसी को लेकर जाओगे, आप नंदन को लेकर जाओगे, आप अविनाश बोरा को लेकर जाओगे, या आप किसी और पेसर को साथ में रखोगे कि भाई ये स्पिन, ये जो है स्विंग जनरेट कर सकता है नई बॉल से, और नई बॉल से इसकी बॉल को बाउंस भी मिलेगा। सो ये कौन से बॉलर्स हैं जो आपके हिसाब से इस टीम में फिट बैठेंगे? पेसर्स की मैं बात कर रहा हूं। लास्ट के ओवर्स में अगर बात करूं तो आपको ऐसे पेसर्स चाहिए जो डिफेंसिव कहूं या जो बच करके बॉलिंग करना जानते हो। बच करके बॉलिंग करने का मतलब यह है जो विकेट पर उतना ध्यान ना दें, जो वाइड ऑफ स्टंप पर ध्यान दें, जो स्लोअर पर ध्यान दें, स्लोअर यॉर्कर पर ध्यान दें, जो स्लोअर बाउंसर पर ध्यान दें। सो अब आप मुझे बताओ कौन सा वो बॉलर है जो स्लोअर बाउंसर अच्छी कर सकता है, जो आउटसाइड ऑफ वाइड वाली लाइन पर अच्छी बॉल कंसिस्टेंसी से डाल सकता है, जिसका बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा है, जो बॉल में वेरिएशन अच्छी जनरेट कर सकता है। लास्ट के ओवर्स में यू वुड बी नीडिंग अ बॉलर जो बैकहैंड से अच्छी स्लोवर डाल सकता है, जो वाइड लाइन के आसपास अच्छी कंसिस्टेंसी से बॉल डाल सकता है, जिसका बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा है। सो डू यू थिंक अविनाश बोरा कैन पुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स? डू यू थिंक नंदन यादव कैन पुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स? तो आपके हिसाब से ये ध्यान में रखते हुए वो कौन से पेसर्स होंगे जो शुरू में थोड़ी स्विंग निकाल लें, और फिर कुछ पेसर्स ऐसे जो लास्ट में आकर के अच्छी कंसिस्टेंसी से डिफेंसिव माइंडसेट से बॉलिंग कर सके, ना कि वो बैट्समैन को अटैक करने में लगे हुए हैं, बल्कि वो थोड़ा डिफेंसिव होकर के बॉल को बैट्समैन से थोड़ा दूर रख करके बॉलिंग करने की कोशिश करें और वहां से विकेट निकालने की कोशिश करें। दिस इज समथिंग जो वानखेड़े में काफी ज्यादा हेल्प होता है। अगर स्पिनर्स की बात करें देन वही स्पिनर्स काम आएंगे जो डिफेंसिव बॉलिंग करते हो, बिकॉज वहां पर देखो आपको बहुत स्पिन नहीं मिलने वाला, सो आप स्पिन से अटैक नहीं कर सकते हो, आपको स्मार्टली बॉलिंग करनी पड़ेगी। सो संदीप तो ऑब्वियसली इज वन ऑफ दोज जो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, तो उनको पता होगा कैसे एडजस्ट करना है अपने आप को, वहां पर आप कर लोगे। बट उसके बाद यू टेल मी कि आप शेरमल्ला को रखोगे टीम में, या आप किसी और स्पिनर को टीम में रखने का सोच रहे हो, या फिर दो स्पिनर जैसे आप लेट्स से राजवंशी को आप टीम में रखने का सोच रहे हो, शहाब हो गए और भी जो स्पिनर्स नेपाल के पास हैं, आप कितना ज्यादा स्पिन डोमिनेशन के साथ जाओगे, बिकॉज मुंबई में आपको बहुत ज्यादा स्पिनर से हेल्प नहीं मिलेगी। सो लास्ट टाइम जब आपने T20 वर्ल्ड कप खेला था उस टाइम पर आपने स्पिनर्स का हेल्प लिया था, स्पिनर्स ने आपको काफी फायदा पहुंचाया था, बट इस बार आपको अपने पेसर्स की तरफ देखना है। जैसा मैंने कहा कि इस बार सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो नेपाल के लिए होने वाला है वो ये कि नेपाल को अपने
पेसर्स पर नजर बनानी है, बिकॉज उनसे ही आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। स्पिनर्स आपको सपोर्टिंग रोल में रहेंगे और नेपाल की स्ट्रेंथ जो है वो स्पिनर्स है। तो भाई आपको यहां पर एक चैलेंज मिलने वाला। फायदा क्या है कि आप पहला मैच खेलोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपके पास 4 मैच हैं, एक ही वेन्यू है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा अगर अलग अलग वेन्यूज होते तो आपको अपने स्क्वाड बनाने में दिक्कत होती कि यार अलग अलग वेन्यूज हैं, एक वेन्यू में स्पिन हो रहा है, एक वेन्यू में पेस हो रहा है, तो हमें ऐसा स्क्वाड बनाना पड़ेगा जिसमें स्पिनर्स भी हो, पेसर्स भी हो। लेकिन आपको एक ही वेन्यू पर खेलना है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई हमें स्क्वाड ऐसा बनाना है जो थोड़ा सा पेसर डोमिनेशन वाला स्क्वाड हो और स्पिनर्स जो है वो सपोर्टिंग रोल में हो। सो आप अगर 15 में 3 स्पिनर्स भी लेकर के जाते हो तो आई थिंक वो मोर देन एनफ होगा। और आपके बाकी जो बैट्समैन है वो आपकी स्पिन बॉलिंग करते ही हैं, सो कहीं पर जरूरत पड़ी आगे जाकर के तो वहां पर आप उनको यूज कर सकते हो। बट पेसर्स को लेकर जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड। एक और चीज, जितने भी बॉलर्स हैं सबको प्रैक्टिस में गीली बॉल से, वेट बॉल से बॉलिंग करनी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे वेट बॉल से और अगर ड्यू आपको मिलता है वहां पर, सो ड्यू मिलने वाली सिचुएशन में आपकी बॉल ऑलरेडी वेट होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रहे हो और सेकंड इनिंग में आप को ड्यू मिल गई उस मैच में, और ड्यू वाले मैच में आपके पास जब बॉल हाथ में आती है 3-4 ओवर के बाद भी, तो वो गीली हो चुकी होती है। गीली बॉल आप में ग्रिप नहीं होगी, स्पिन नहीं होगी, गीली बॉल ग्रिप नहीं होगी, आपके हाथ से छूटती रहेगी। सो ट्रेनिंग में आपको गीली बॉल से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मैच में आकर के यू विल बी रेडी कि हाँ भाई गीली बॉल से किस तरह से करना। वरना आपने प्रैक्टिस सारी नई बॉल से कर ली और जब आपको गीली बॉल हाथ में मिलती है तो आपसे बॉल ही नहीं ग्रिप हो रही है, तो आप फुल टॉस फेंक रहे हो या बॉल आपके आगे गिर जा रही है और फिर आप मैच वहां पर हार सकते हो। सो ये आपको पहले से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा कि भाई गीली बॉल से भी तैयारी अच्छी रखनी पड़ेगी। सो दीज आर द पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि बॉलर्स को, बैटर्स को, कैप्टन को दिमाग में रखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि क्या बेस्ट 11 होगी। लेकिन उससे पहले आपको सेलेक्टर्स को 15 बनाने के लिए ये चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी। ओनली देन यू कैन कम अप विद अ बेस्ट 15 और फिर आप कंडीशन के हिसाब से अपनी टीम उतार सकते हो और फिर यू कैन एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म एंड देन विन मैचेस। तो मुझे लगा कि यार ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है टू ऑल दोज जो नेपाल को फॉलो करते हैं क्लोजली, जो वानखेड़े में को बहुत क्लोजली जानना चाहते हैं कि भाई किस तरह से नेपाल वानखेड़े में परफॉर्म करेगा और किस तरह की कंडीशंस रहेगी और कैसे आप अपनी टीम को स्ट्रांगली लेकर के वहां उतर सकते हो। सो दीज वर माय इनसाइट्स। अगर कुछ कहीं पर गलतियां हुई होगी तो प्लीज मुझे इस वीडियो में मेंशन कर दें कि मैंने यहाँ पर गलत मेंशन करा या मिस्टेक हुई मुझसे, सो दैट मैं अभी उसको समझ करके आगे फ्यूचर में करेक्ट करने की कोशिश करूं। टिल देन यू गाइस टेक केयर। आई विल ट्राई टू कम अप विद मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर रिगार्डिंग T20 World Cup, regarding Wankhede Stadium, and regarding Nepal cricket. Till then, you guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.